आपके अपने YouTube चैनल इनक्रेडिबल फिशरीज में। और मैं शिवम पांडे आज आपको बताऊंगा कि जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपसे बोला था कि बहुत जल्द किसानों के लिए और जो लोग फिश फार्मिंग का बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं उनके लिए एक फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स लाने जा रहा हूं मैं, जिसमें स्टेप बाय स्टेप फिश फार्मिंग कैसे स्टार्ट करना है, क्या क्या चीज़ें मैनेज करना है, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना है, वो सब चीज़ें बताई जाएंगी। तो आज उसी फिश फार्मिंग के फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स का पहला वीडियो जो बहुत मज़ेदार होने वाला है और बहुत सी ऐसी जानकारी आपको देने वाला हूं जो आपके दिमाग में अक्सर फिश फार्मिंग को लेके आती रहती है। और जब आप सोचते हैं कि मैं एज अ पैशन एज अ प्रॉफिट फिश फार्मिंग का बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो आप जो चीज़ें सोचते हैं उन्हीं सब जो सवाल आपके दिमाग पे आते हैं, जो चीज़ें आप सोचते हैं उन्हीं सब चीज़ों का मैं आज आपको जवाब देने जा रहा हूँ। इस वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो बिल्कुल भी आप सबको लास्ट तक बने रहना, बिना स्किप किए हुए कोई जानकारी को छोड़ना नहीं है। और आप सब चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि चैनल की एंगेजमेंट जो है बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो अगर मैं आप सबके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो एक सब्सक्राइब तो बनता है, तो आप सब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें, किसानों के बीच शेयर कर दें, ताकि ये जो चीज़ें हैं, ये जो कोर्स है, ये जो बातें हैं, सभी फिश फार्मिंग स्टार्ट करने वाले लोगों के पास पहुंच सके। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे सभी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे आपको बता रहा हूँ। आज तक मेरा जो 2 साल का फील्ड वर्क का एक्सपीरियंस है, 2 साल का किसानों से और मछली पालकों से मिलने का जो एक्सपीरियंस है, उसके बेस पे आपको बता रहा हूँ कि अक्सर लोग फिश फार्मिंग को स्टार्ट करने से पहले पहला सवाल यही करते हैं कि सर हमें फ़ायदा है कि नहीं है। तो इसका जवाब दे रहा हूँ। पहला सवाल ये है कि फिश फार्मिंग में फ़ायदा है कि नहीं है। तो मैं बताऊँ, आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं इंक्लूडिंग फिश फार्मिंग, तो आप एज अ प्रॉफिट एज अ पैशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो फायदे की बात तो बिल्कुल आप फायदे के लिए ही करेंगे, कोई घाटे के लिए तो कोई बिजनेस करेगा नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए हैं, खेती कर रहे हैं और आपको साथ साथ में फिश फार्मिंग भी करना है, तो मैं सीधी तौर पे कहूंगा कि आपको मछली पालन करने में फ़ायदा है। एज अ फिशरीज एक्सपर्ट मेरा यही कहना है कि आप अगर फिश फार्मिंग करते हैं तो आपको फ़ायदा है, लेकिन उसकी कंडीशन ये है। कंडीशन क्या क्या है? आप कौन सी मछली का पालन करना चाहते हैं, आप अपने कल्चर को मैनेज कैसे करते हैं, आपकी लागत और आपका मुनाफा कितना होता है, उसके बीच में कुछ अंतर है कि नहीं है, आपने अपनी मेहनत की, आपने जो चीज़ें इस्तेमाल की उसकी क्वालिटी क्या है, आपने बच्चे खरीदे उसकी क्वालिटी कहाँ है, आपने जो बेचा उसमें आपको सही रेट मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, आपकी ज़मीन आपको अच्छा रिस्पांस दे रही है कि नहीं दे रही है, आपका जो पानी आप इस्तेमाल कर रहे हैं आप उसको अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी कई चीज़ें होती हैं जो एक बेसिक थिंग है फिश फार्मिंग को स्टार्ट करने में और प्रॉफिटेबल बनाने में मदद करती हैं। तो मैं आपको एज अ फिशरीज एक्सपर्ट यही सलाह दूंगा कि फिश फार्मिंग स्टार्ट करने से पहले ये सब चीज़ें जरूर देखें कि आपके पास रिसोर्स क्या क्या जरूरी हैं और क्या क्या होने चाहिए, क्या क्या हो सकते हैं और कैसे आप उसको सही तरीके से ले जा सकते हैं। अगर सभी चीज़ें आपकी सही है, मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी बताऊंगा कि इन जो पैरामीटर्स की बात की मैंने, पानी मिट्टी सब चीज़ें, इनका क्या करना है, कैसे करना है, तो वो नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा। तो पहली बात तो ये है कि फिश फार्मिंग, जो आपका पहला क्वेश्चन होता है कि फिश फार्मिंग में फ़ायदा है कि नहीं है, तो जरूर फ़ायदा है। फिश फार्मिंग बहुत अच्छा बिजनेस है, इस पे आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और अपनी फार्मिंग की जो पैशन है उसको भी जारी रख सकते हैं। अब दूसरा सवाल आता है कि सर हम बायोफ्लॉक करें या तालाब पे कल्चर करें। बहुत बढ़िया सवाल है और बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला है, क्योंकि आजकल आप सोशल मीडिया के थ्रू भी देख रहे हैं कि बायोफ्लॉक का चलन बहुत बढ़ चुका है, लेकिन उसके बारे में कंप्लीट जानकारी ना होने के कारण लोग उस पर फेल हो रहे हैं। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं, एज अ फिशरीज एक्सपर्ट और एज अ आपका दोस्त मैं यही सलाह दूंगा, अगर आपके पास ज़मीन है तो कितनी है, अगर आपके पास आधा एकड़ 1 एकड़ की ज़मीन है तो आप उस पर तालाब खुदवा के आप फार्मिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ज़मीन की कमी है, आपके पास आंगन है, टेरेस है या फिर बैकयार्ड है, घर के पीछे का एरिया जो होता है, और ऐसी जगह की कमी है और आप चाहते हैं कि नहीं मैं टैंक कल्चर ही करूंगा, मैं तालाब को नहीं कर पाऊंगा, तो ही आप बायोफ्लॉक की ओर जाएं। क्योंकि अगर आप तालाब कल्चर करते हैं तो आपके बहुत सारी चीज़ें उस पर सेफ हो जाती हैं और आपको नेचुरल पॉन्ड में कल्चर करने पे और नेचुरली कल्चर करने में और इंटेंसिव कल्चर करने में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। बायोफ्लॉक जो है वो इंटेंसिव कल्चर है, उसमें मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा है, आपको प्रॉपर उसके वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स, आपको फिशेस की फीडिंग हैबिट्स, एवरीथिंग सब आपको मैनेज करना पड़ेगा। पॉन्ड में आपको कई चीज़ें मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो कि मिट्टी खुद ही मैनेज करती है। तो नेचुरल कल्चर में और आर्टिफिशियल कल्चर में, जो कि अपन इंटेंसिव कल्चर कहते हैं, दोनों में कुछ डिफरेंस होता है। तो अब मैं यही कहूँगा, अगर आपके पास पर्याप्त जमीन है और आप पॉन्ड कल्चर कर सकते हैं, आपकी एफिशिएंसी इतनी है कि आप कर सकते हैं, तो आप पॉन्ड कल्चर की ओर जाएं, आप बायोफ्लॉक की ना सोचें। लेकिन अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट है आपके पास और आप ज़्यादा से ज़्यादा कल्चर करके कम कम जगह में ज़्यादा कल्चर करना चाहते हैं, तो आप बायोफ्लॉक की ओर जाएं।
तो दोनों कल्चर असल में अपनी जगह पे सही हैं, लेकिन उनका मैनेजमेंट है, उनका जो सिस्टम है वो डिफर करता है। तो दूसरे सवाल का जो आपका जवाब है कि हमको बायोफ्लॉक करना है या हमको पॉन्ड कल्चर करना है, तो अगर आपके पास जमीन है तो आप तालाब खुदवा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कम जगह में कल्चर करना चाहते हैं तो आप बायोफ्लॉक की ओर जाएं। तीसरा जो सवाल आता है कि लोग कहते हैं कि सर हमारे पास एक ज़मीन पड़ी हुई है, हमारे पास एक जगह है जहाँ पे हमको कल्चर करना है, तालाब होता है, गड्ढा होता है, कुछ भी होता है, जो कि मतलब छोटे किसानों के पास ज़्यादा बड़े तालाब नहीं होते जिनके पास, वो भी पूछते हैं कि सर हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो एक बात आपको बता दूं कि देखिए, आप छोटे स्तर पे अगर कल्चर करना चाहते हैं, कई लोगों के पास ज़्यादा ज़मीन होती है, वो कल्चर छोटे से स्टार्ट करते हैं। मतलब कई लोग कहते हैं कि सर हमारे पास 1 एकड़ की जगह है तो हम आधे एकड़ में करेंगे। बेसिकली बिल्कुल आप छोटे स्तर से स्टार्ट करिए, लेकिन छोटा स्तर उतना होना चाहिए जिससे आपको प्रॉफिट दिखे। अगर आप 20 बाई 40, 20 बाई 60, ऐसे जो मेरे पास क्वेश्चन आता है, 20 बाई 40 का गड्ढा है, कितनी मछली डाल देंगे, कितनी कमाई हो जाएगी, तो ये सब छोटी मोटी चीजें हैं, इस पे आपको कमाई मतलब ऐसा दिखेगा नहीं कि मेरे क्या कमाई हो रही है, क्या प्रॉफिट हो रहा है मुझे। तो जो आपके पास जो अगर आपके पास 3-4 एकड़ में करने का आपका प्रोस्पेक्ट है कि हाँ मैं आगे फ्यूचर में 3-4 एकड़ में फार्मिंग करूंगा, तो मैं बहुत अच्छा बोलूंगा आप 1 एकड़ से स्टार्ट करो, आप आधे एकड़ से स्टार्ट करो। तो ये चीजें जो है कि आप कैसे स्टार्ट करना है, कितनी जमीन है तो क्या स्टार्ट करना है, तो प्रॉफिट जो है वो ऐसे ही समझ में आएगा। बड़े स्तर पे आप करेंगे तो प्रॉफिट समझ में आएगा, छोटे स्तर में 20 बाई 40 गड्ढों में कल्चर करेंगे तो आपको प्रॉफिट नहीं समझ में आएगा, आपकी मेहनत उतनी ही लगनी है। मान के लिए आप 40 बाई 60 के गड्ढे में बगीचा डालते हैं और आप तालाब में डालते हैं, तो भी आपका टाइम तो उतना ही लगना है, चाहे 6 से 8 महीने तो कल्चर में जाना है आपका, चाहे आप उतनी मेहनत बड़े में कर लें या उतनी मेहनत छोटे में कर लें। तो ये सब चीज़ें हैं। देखिए, मैनेजमेंट का डिफरेंस होता है बड़ी वाटर बॉडी में और छोटी वाटर बॉडी में, बट आप देखें तो अगर कल्चर आप करते हैं, आपके पास ज़मीन है, तो ऐसी साइज ऐसा ही रखिए, जैसे ये 3 एकड़ की ज़मीन है, 4 एकड़ की ज़मीन है, तो आप 1 एकड़ से स्टार्ट करिए, तो आपका कल्चर जो है आपको दिखेगा कि हाँ मेरे पास कुछ प्रॉफिट आया है। तो ये चीज़ हो जाती है। चौथी चीज़ आती है कि सर जो मिट्टी है, मिट्टी का तालाब इस्तेमाल करें या फिर हम पन्नी लगाएं या फिर मतलब पॉन्ड लाइनर का यूज़ करें, जो भी है। पहली बात तो पॉन्ड लाइनर लगाना एक फैशन में आ चुका है, ये कोई ऐसा फैशन में यूज ना करें। आप पहले मिट्टी के सॉइल क्वालिटी पैरामीटर्स चेक कराएं। अगर होता है कि आपकी जमीन अच्छी नहीं है, आपकी जमीन पथरीली है, रेतीली है, या उस पर सीपेज ज़्यादा है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम है, तो ही आप उस पर पॉन्ड लाइनर का यूज़ करें। वरना अगर आप ऐसा फैशन में इसको यूज़ कर रहे हैं, तो आप फैशन में इसको यूज़ कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक खर्चा है, फिजूल खर्चा है और कुछ नहीं। पॉन्ड लाइनर लगाने में खर्चा आता है, 250, 300, 400 जीएसएम की पन्नियाँ आती हैं, तो आपको उसमें काफ़ी खर्चा आता है। तो अगर आपकी ज़मीन सही है, मिट्टी सही है, तो आप पॉन्ड लाइनर का यूज़ ना करें, पन्नी लगवा के कल्चर बिल्कुल ना करें। आपकी ज़मीन के सारे क्वालिटी पैरामीटर्स अच्छे हैं, मिट्टी अच्छी उर्वरक है, तो आप बिल्कुल उसका इस्तेमाल करें और उसी में कल्चर करें, तो वह आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। पाँचवा आता है कि सर इन्वेस्टमेंट और कितना होगा, एक तालाब को खुदवाने में कितना इन्वेस्टमेंट होने वाला है, एक मछली मतलब एक पूरा कल्चर करने में कैसे मतलब फ़ायदा क्या होगा। अगर आप पहली बार फिश फार्मिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आपका कल्चर में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के खर्चे आएंगे। मतलब अगर आप जैसे ज़मीन है, तालाब खुदवाया, आपने मजदूर लगवाए, पॉन्ड लाइनर अगर जरूरत पड़ी तो लगवाया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाया, 1-2 कमरे का घर बनवाया खाली ज़मीन पे, मतलब आप बायोब्लॉक भी लगा रहे हैं तो टैंक खरीदे, शेड बनवाया आपने, उसका कनेक्शन करवाया, मिट्टी नहीं है, बोरिंग नहीं है तो बोरिंग करवा ली, मतलब पानी की अवेलेबिलिटी करवा ली, मजदूर लगाए, तो ये खर्चा तो आपका प्राइमरी खर्चा होना ही होना है। एक बार तो ये खर्चा आपको करना पड़ेगा, एक बार तो तालाब का खर्चा आपको मैनेज करना पड़ेगा, एक बार तो आपको बोरिंग या पानी का खर्चा मैनेज करना पड़ेगा, एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, जो आधारभूत संरचनाएं चाहिए कल्चर के लिए, चाहे वो तालाब हो या बायोफ्लॉक में हो, उसका खर्चा तो आपको आएगा। नेक्स्ट टाइम से आपको फिर इन चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप दोबारा तालाब खुदवाएं, आपको बस दोबारा बच्चे का दाने का और जो भी मेडिसिन लगती हैं उसका खर्चा आने वाला है। तो आप इस चीज़ से बिल्कुल भी मतलब भ्रमित ना हो कि मतलब इतना इन्वेस्टमेंट आ गया। पहली बार का इन्वेस्टमेंट हमेशा बिजनेस को स्टेब्लिश करने के लिए या फार्मिंग को स्टेब्लिश करने के लिए पहली बार का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है, क्योंकि अपने पास इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं होता है। तो ये पहला जो चीज़ है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको पहली बार के कल्चर में बिल्कुल घबराना नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में पैसा लगता है, लेकिन ये आपका स्टेबल है, आपके पास से भागने वाला नहीं है, तो आप ये ध्यान रखें। अब पांचवी और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि सर कौन सी मछली का कल्चर करें। तो भाई मछली की बात है। अब बेसिकली ये डिवाइड होता है कि आपके एरिया का वाटर एंड वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स कैसे हैं। आप या तो समुद्री एरिया में रह रहे होंगे, या तो आप फ्रेश वाटर एरिया में रह रहे होंगे, या तो आप ब्रैकिश वाटर एरिया में रह रहे होंगे। तो सबसे पहली बात, तो अगर कोई किसान स्टार्ट करना चाहता है, अगर आपके पास ज़मीन अच्छी है और बहुत अच्छी उर्वरक क्षमता है, उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी है मिट्टी की, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप सिंपली IMC इंडियन मेजर कार्प यानी कतला, रोहू, मृगल से ही स्टार्ट करें, या EMC जिसको बोलते हैं एक्सोटिक मेजर कार्प, जिसमें कॉमन कार्प, ग्रास कार्प और सिल्वर कार्प आती है। तो इन 6 मछलियों से ही अगर आप नेचुरली फिश का फार्मिंग करने जा रहे हैं, तो इन 6 मछलियों से ही स्टार्ट करें।
इन 3 या आप 3 का एक साथ कर सकते हैं। तो ये मछलियां जो है 1 साल का कल्चर देती हैं, 1 साल भर में इनका 1 किलो का वेट आता है। उस पर आप कल्चर करके प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर सकते हैं कि कैसे कल्चर करना है अगर स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर आपने लाइनर लगवा ही लिया है, पॉन्ड लाइनर लगवा ही लिया है या बायोफ्लॉक में भी आप कल्चर कर रहे हैं, तो पहली मछली मैं आपको बोलूंगा आप पंगेसियस से ही स्टार्ट करें, क्योंकि पंगेसियस जो है वो एक सेंसिटिव मछली है, बट आपके कल्चर प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी मछली है। आप उस पर अपनी चीज़ें देख सकते हो प्रैक्टिस पे कि क्या यूज़ करना है क्या नहीं करना है, और उसका रेट भी लगभग सही है, मतलब 90-100 रुपये है, लेकिन कहीं कहीं उसका रेट बहुत कम है, बट ऐसा रेट है कि आप उसको, तो अगर आपके पास अर्दन पॉन्ड है, नेचुरल पॉन्ड है, तो मैं यही कहूँगा कि स्टार्टिंग मछली आप आईएमसी से ही करें, आईएमसी का ही यूज़ करें, है ना, रोहू कदम मृगल का। और अगर आप पॉन्ड लाइनर में कर रहे हैं या फिर आप बायोफ्लॉक पे कर रहे हैं तो आप पंगेसियस से स्टार्ट करें, तो इससे आपको सीखने को मिल जाएगा। शुरुआत में ही हाई वैल्यू फिश का कल्चर बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपको जानकारी नहीं होती है, जानकारी के अभाव में आपको लॉस हो सकता है, मछलियाँ मर सकती हैं मैनेजमेंट के अभाव में। तो शुरुआत का जो कल्चर है आप अर्दन पॉन्ड या नेचुरल पॉन्ड में आईएमसी से करें, या अगर आपके पास बायोफ्लॉक है या पॉन्ड लाइनर है तो आप उसके साथ पंगेसियस के साथ जा सकते हैं। तो ये 5 मेन क्वेश्चन थे जो मेरे पास हमेशा आते हैं कल्चर को स्टार्ट करने से पहले। एक किसान या एक आदमी, एक बिजनेसमैन हमेशा पूछता है कि सर, और दूसरी एक चीज़ और मैं भूल रहा था, मैं आपको बता दूं कि दाना कहाँ से मिलेगा, बच्चे कहाँ से मिलेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि देखिए कई ऐसे लोग हैं जो मतलब दाने और बच्चे के डीलर हैं, आप सप्लाई कर सकते हैं, सप्लाई देते हैं लोग, मतलब आप कम से कम ऐसे फिश फार्मिंग के ग्रुप्स में जुड़िए, व्हाट्सएप ग्रुप्स में जुड़िए, फेसबुक ग्रुप्स में जुड़िए, वेरीफाइड सप्लायर्स को देखिए कि कौन कौन अच्छे बच्चे देने वाले हैं, मतलब अच्छे सीड आपको दे सकते हैं। फीड की क्वालिटी तो आप जानते हैं बहुत सारी कंपनियां हैं, तो कंपनी के बेस पे आप देख सकते हैं आपके कॉस्ट में कौन सा आ रहा है। इसमें मैं कोई सजेशन नहीं दूंगा, वरना ये प्रमोशनल वीडियो भी लोग कहने लगेंगे कि अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि जो आपके बजट पे हो वही आप काम करिए। अगर आपके बजट में है कि मैं 1 एकड़ के तालाब में कर रहा हूँ तो मेरा इतना दाना लगेगा, इतना बच्चे लगेंगे, मैं उसको मैनेज कर सकता हूँ, तो वही आप करें। बेफालतू में ज़्यादा पैसे लगा के ज़्यादा पैसे कमाने की सोच आप बिल्कुल ना रखें, कम पैसे लगा के ज़्यादा पैसे कमाने की सोच रखें। तो आप ये सब फीड और सीड का मैनेजमेंट तो ईजी होता है। सोशल मीडिया पे आप ग्रुप में जुड़िए, लोगों से कॉन्टेक्ट करिए, जो डीलर होते हैं, जो सप्लायर होते हैं, वो आपको सारी जानकारी दे सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। आने वाले समय पे एक वीडियो में लाऊंगा कि कौन सी फीड कंपनी किस पर्पस के, किस स्पीसीज के लिए कौन सी फीड अच्छी है, किस कंपनी का फीड अच्छा है। तो बेसिकली आज जो वीडियो था इसमें मुझे उम्मीद है कि जो मैंने जानकारी दी और जो आपके क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में वो क्लियर होंगे। और अभी आने वाले जो नेक्स्ट पार्ट है उस पर बताऊंगा कि पानी और मिट्टी के जो पैरामीटर्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें चेक करना पड़ेगा आपको, वाटर एंड सॉइल क्वालिटी पैरामीटर्स में क्या क्या टेस्टिंग करनी पड़ेगी। आने वाले वीडियो में ये चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। तो अभी से बिल्कुल तैयार हो जाएं, सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि ये एक बेसिक जानकारी है। अगर कोई आपको सॉइल क्वालिटी पैरामीटर्स और वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स के बारे में जानकारी नहीं देता है तो वो आपके साथ गलत काम कर रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सब तैयार रहें। इस वीडियो के माध्यम से जो भी चीज़ें बताई गई उसको आप ध्यान रखें। और भी कोई ऐसे सवाल आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, इंस्टा पे आप हमें डीएम कर सकते हैं, आप हमें फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं, नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल पे हमारे टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपकी जो और क्वेरीज हैं कमेंट बॉक्स में आप ये जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएं और वीडियो को पूरा इसी तरह की फिश फार्मिंग से जुड़े बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अगले समय में आपसे हम मिलेंगे, अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे कि वाटर एंड सॉइल क्वालिटी पैरामीटर्स में क्या क्या चेक करना है। तो पार्ट 2 के लिए आप सब प्रिपेयर रहें। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।